हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीएस प्लेटफॉर्म। आज है 10th ऑफ अक्टूबर और 10th ऑफ अक्टूबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि मेरे वीडियो की स्पेशलिटी रहती है कि मैं आपको पहले इंडेक्स बताता हूं कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, इस चीज़ का पूरा इंडेक्स बताता हूं, जिससे कोई भी बच्चा जिसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है वीडियो देखने में और उसके लिए रिलीवेंट नहीं आ रही है न्यूज़, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आए, पर आए जरूर जिससे उसकी नॉलेज एक्सपांड हो। क्लियर। देखो, सबसे पहले बताऊंगा कि हमारे मोदी साहब लियोस कंट्री में जाने वाले हैं आसियान समिट को अटेंड करना, और ईस्ट एशिया समिट होने वाली है लियोस में। क्लियर। अब इसमें क्या डिस्कस किया जाएगा और हमारे जो इंडिया है इसकी क्या पॉलिसी है कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रियां उनसे इतने अच्छे रिलेशन क्यों रखना है। क्लियर। ऐसी कौन सी पॉलिसी है, क्लियर, ये जानेंगे हम। देन आफ्टर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, जिसने डिफेंस डील, कई सारे डीलों को अप्रूव कर दिया है। अब इसमें क्या क्या करेगी, कौन कौन सी चीज अप्रूव करी है, ये हम सब जानेंगे। क्लियर। देन आफ्टर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है किस जगह, ये भी आपको बताऊंगा। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, और इंडिया में बनने जा रहा है। और ये इंडिया में कहां बनेगा। क्लियर। देन आफ्टर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बाई एनुअल लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि कितना परसेंटेज वी कैन से वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई है ओवर 50 ईयर। इन 50 ईयर कितनी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई है, इस रिपोर्ट को हम पूरे डिटेल में जानेंगे। इंडिया में कौन कौन से वल्चर रिड्यूस हो गए हैं वीकेंड से। क्लियर। और रीजन क्या है, इसका फैक्टर क्या है जो वाइल्ड लाइफ रिड्यूस होते जा रहा है। क्लियर, ये भी जानेंगे। देन आफ्टर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये क्या है, यूरोपियन यूनियन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये लगाना स्टार्ट कर दिया है। क्लियर। अब इससे क्या होगा, यूरोपियन पार्लियामेंट में ये भी पास हुआ था 2023 में और 2026 में फुल फोर्स में आएगा। अब इंडिया का इसमें क्या स्टैंड है, इंडिया क्या बोल रही है, और ये किस किस पर जो इंपोर्ट करा जाएगा यूरोप के अंदर, किस किस पर ये ड्यूटी लगाई जाएगी। क्लियर, ये हम सब जानेंगे। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके एडिशनल कुछ और भी टॉपिक बताऊंगा, जैसे जो पंजाब के, पाकिस्तान के, पंजाब वीकेंड से पाकिस्तान पंजाब के जो सीएम है मरियम नवाज शरीफ, इन्होंने क्या बोला है इंडिया के लिए, ये भी जानेंगे। क्लियर। अब सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि मोदी साहब लियोस जाने वाले हैं, लियोस की कैपिटल जाने वाले हैं। अब इनका मेन मोटिव क्या है, तो लियोस में 21st आसियान समिट होने जा रही है और दूसरी इसी के साथ 19th ईस्ट एशिया समिट होने जा रही है। क्लियर। अब ये दोनों किसको अटेंड करने जा रहे हैं मोदी साहब, और आप जानते हो कि हमारे इंडिया के लिए साउथ ईस्ट कंट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंडिया की एक पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और आप जानते हो दूसरा भी हमारी एक पॉलिसी है नाइबर फर्स्ट। नाइबर फर्स्ट मीन्स पड़ोसी देश पहले होगा एज कंपेयर टू अदर कंट्री। क्लियर। हम पड़ोसी देशों पर ज्यादा फोकस करते हैं और हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी है। वीकेंड से हम जो साउथ ईस्ट कंट्रियां हैं उन पर भी ज्यादा फोकस करेंगे। क्लियर। अब क्या है, आसियान का जानते हो इंडिया इवन फाउंडर मेंबर नहीं है, पर मेंबर तो है आसियान का। इवन ईस्ट वीकेंड से ईस्ट एशिया का भी मेंबर है इंडिया, और इसकी मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं मोदी साहब। अब मोदी साहब क्या डिस्कस करेंगे, देखो आप जानते हो कि आसियान जितनी भी कंट्रियां, ये 10 कंट्रियां जो फाउंडिंग मेंबर हैं, ये इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखो दोस्तों, सबसे पहला यहां पर डिस्कस किया जाएगा म्यांमार के ऊपर। म्यांमार में जो इथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस पर डिस्कस किया जाएगा। क्लियर। देन आफ्टर इंडिया
आसियान, we can say relation through India ASEAN strategic partnership, वी कैन से मोदी साहब क्या करेंगे लियोस में जाके, जो इंडिया और आसियान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसको रिव्यू करेंगे। क्या करेंगे? स्ट्रेटेजिक इंडिया और आसियान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को रिव्यू करेंगे मोदी साहब। वी कैन से और भी कुछ पॉइंट ऐड हो सकते हैं। रिव्यू करना क्या होता है कि कोई भी चीज जब आउटडेटेड हो जाती है तो उसको अपडेट करने के लिए, चेंज करने के लिए एज पर दी डिमांड ऑफ दी चेंजिंग वर्ल्ड, क्या एज पर दी डिमांड ऑफ दी चेंजिंग वर्ल्ड, तो रिव्यू करना उसी को बोलते हैं। क्लियर? किसी भी चीज को रिव्यू करना मतलब कि जो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है इसी हिसाब से उसको चेंज करना। दैट इज अ मेन रीजन। मेन रीजन क्या है पहले तो वहां पर डिस्कस किया जाएगा, जो म्यांमार में जो कि इतने क्लैश चल रहा है उस पर डिस्कस किया जाएगा। देन आफ्टर मोदी साहब इस समय डिस्कस करेंगे इंडिया एंड आसियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को रिव्यू करेंगे। क्लियर? इंडिया आसियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को रिव्यू करेंगे। अब जाएंगे तब बताऊंगा। ये विजिट है 13 अक्टूबर से ये विजिट स्टार्ट होगी और ये तो जाने वाले हैं। क्लियर? अब जो जाने के बाद क्या डिस्कस होगा तो मैं आपको वो डिटेल में बताऊंगा। मेरा काम क्या है कि आपको ये बताना कि क्या क्या उन्होंने पॉइंट रखे हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? अब डिस्कस क्या होगा आगे चल के वो हम डिटेल में जानेंगे। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है पाकिस्तान पंजाब सीएम ऑन स्टॉप बर्निंग इन इंडिया। देखो दोस्तों, पाकिस्तान के एक पंजाब, आप जानते हो पाकिस्तान में भी पंजाब है, छोटा पंजाब पाकिस्तान में भी है, और वहां के सीएम है पाकिस्तान के मरियम नवाज शरीफ। कौन है? मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान पंजाब के सीएम है। अब इनका कहना यह है कि देखो, आप जान रहे हो दिल्ली में जो पॉल्यूशन आता है विंटर में, उसका सबसे बड़ा कारण मैंने बताया था कि स्टब बर्निंग है, स्टब बर्निंग। और मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट भी बताई थी जो कि कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, ये रिपोर्ट भी आई थी। और इस रिपोर्ट में क्या बोला गया था? इस रिपोर्ट में बोला गया था कि इस साल स्टब बर्निंग पंजाब में 15% ज्यादा हुई है। कितनी? 15% ज्यादा स्टब बर्निंग हुई है पंजाब के अंदर। अगर कंपेयर किया जाए प्रीवियस ईयर से तो स्टब बर्निंग 15% ज्यादा हुई है इन पंजाब। कौन से पंजाब में? इंडिया के पंजाब में। क्लियर? देन आफ्टर 11% स्टब बर्निंग मोर इन हरियाणा। ये मैंने आपको बताया था, इस रिपोर्ट में आप बोला गया था। अब भाई साहब इंडिया खुद परेशान है स्टब बर्निंग से, पंजाब कूद पड़ी इसके अंदर, जो कि पाकिस्तान पंजाब है उसके सीएम इसमें कूद पड़े और उन्होंने इंडिया के ऊपर ब्लेम लगा दिया। भाई क्या बताऊं, पाकिस्तान को कुछ ना कुछ न्यूज़ में रहने के लिए कुछ भी बकती रहती है। क्लियर? तो पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है उनका कहना है कि जो पंजाब के अंदर, इंडियन पंजाब के अंदर जो स्टब बर्निंग हो रही है, दैट इज द मेजर रीजन टू एनहांस द पॉल्यूशन इन पाकिस्तान पंजाब। क्या बोला उन्होंने? जो पाकिस्तान पंजाब के सीएम है मरियम नवाज शरीफ, उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान पंजाब में पॉल्यूशन होता है विंटर के स्टार्टिंग में, उसका सबसे बड़ा रीज़न है जो इंडियन पंजाब में स्टब बर्निंग होती है। अब कैसे? अब इनसे पूछा गया कि ये बताओ तुम कैसे लॉजिक दे रहे हो ये
कि स्टफ बर्निंग जो इंडियन पंजाब में हो रही है वो डायरेक्ट यहाँ पर आ रही है। तो इन्होंने रीज़न भी देखो, ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्लियर। इनका रीज़न ये था कि जो विंड का डायरेक्शन है, विंड डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम इंडिया पंजाब टू पाकिस्तान पंजाब। इनका यह कहना है कि जो इंडिया का पंजाब है जहां पर स्टफ बर्निंग हो रही है और वहां की विंड डायरेक्शन वहां से यहां आता है, मींस इनका कहना है कि ईस्ट से वेस्ट विंड डायरेक्शन है, तो वहां का जो पॉल्यूशन है, जो स्टफ बर्निंग से पॉल्यूशन होता है, वो हमारे पाकिस्तान के पंजाब में आता है। कहाँ आता है? पाकिस्तान के पंजाब में। अब ये कितनी बात सच है? अब क्या करें भाई, हम अपने इंडिया को संभालें कि तुमको संभालें? तुम्हारे यहाँ पॉल्यूशन आ रहा है तो हमारी क्या गलती है? क्लियर। अब हम इंडिया, दिल्ली से परेशान है, दिल्ली में इतना पॉल्यूशन होता है। इवन मैं 6 साल दिल्ली रह चुका हूँ, मुझे मालूम है कितना पॉल्यूशन आता है जब स्टार्टिंग विंटर में, कि मतलब इतनी विजिबिलिटी कम हो जाती है कि बिल्कुल 10 मीटर का आदमी भी नहीं दिखता, और उसके बावजूद भी लोग बाग सिगरेट पीते हैं। पॉल्यूशन हो रहा है, बराबर सिगरेट चल रही है, सुट्टा लगा रहे हैं, तो ये गलत है। क्लियर। तो पंजाब के पाकिस्तान जो बोल रहा है ये क्या कर लेगा? क्यों बोलते हैं यार, कुछ भी बोलते हैं। मरियम नवाज शरीफ आगे सीएम है, तो इनको समझना चाहिए। और विंड डायरेक्शन बता रहे हैं, रीज़न भी देखो, विंड डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दैट इज़ द मेन रीज़न। तो ठीक है, अब बोल रहे हो बोलन दो, मेरा काम पढ़ाना। देखो नेक्स्ट न्यूज़ है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। क्या है? कैबिनेट की अभी कमेटी हुई ऑन सिक्योरिटी, इसमें अप्रूव कर दिया है कई सारे डिफेंस डील, अप्रूव डिफेंस डील। अब सर कौन कौन से डिफेंस डील? तो सबसे पहला करा है इन्होंने कि एक न्यूक्लियर सबमरीन बनाया जाएगा, न्यूक्लियर सबमरीन बनाया जाएगा इंडिजीनियसली। इसको अप्रूव कर दिया है इंडिजीनियसली, एक न्यूक्लियर सबमरीन बनाया जाएगा इंडिया के अंदर, न्यूक्लियर सबमरीन बनाया जाएगा इंडिजीनियसली इंडिया के अंदर। अब ये इंडिया में कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा दोस्तों शिप बिल्डिंग फैसिलिटी, शिप बिल्डिंग फैसिलिटी इन विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में जो शिप बिल्डिंग फैसिलिटी है वहां पर एक इंडिजीनियसली शिप न्यूक्लियर सबमरीन बनाया जाएगा, न्यूक्लियर सबमरीन बनाया जाएगा। पहला ये काम है। क्लियर। दूसरा क्या अप्रूव कर दिया है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया एक MQ-9B प्रेडेटर इंपोर्ट करना चाहती है यूएसए से, प्रेडेटर इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए। ये क्या है? ये रिमोटली ऑपरेटेड ड्रोन है। क्या ये रिमोटली ऑपरेटेड ड्रोन है? MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन। क्लियर। ये इंडिया इंपोर्ट करना चाहती है, इंडिया इसको इंपोर्ट करेगी यूएसए से। अब ये क्या काम में आएगा? तो इसका काम है दोस्तों ISR। अरे ये क्या है सर, इसको डिटेल में समझाइए। ISR क्या है? ISR क्या है? तो देख लो यहां पर लिखते हैं ISR क्या है। तो I फॉर इंटेलिजेंस, S फॉर सर्विलेंस, R फॉर रिकॉनाइजेंस। क्लियर। ISR का फुल फॉर्म भी आपको पता चल गया होगा कि MQ-9B प्रेडेटर क्या करेगा, इसका काम क्या होगा। क्लियर। और ये जो MQ-9B है ये सबसे बड़ा एक और काम कर सकता है, ये टारगेट पर अटैक भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए माउंटेन पर कोई भी एनिमी का कुछ भी है,
माउंटेन एरिया पे जो इनएक्सेसिबल है, वी कैन से ह्यूमन का या फिर मिलिट्री का इनएक्सेसिबल एरिया है, वहाँ पर जो जाके टारगेट को अटैक कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है AMQ-9B। और ये अनमेन्ड एरियल व्हीकल है। क्या है? अनमेन्ड एरियल व्हीकल है। क्या नाम है इसका? AMQ-9B। तो आप पूरी तरह समझ होंगे कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में दो चीज को अप्रूव कर दिया है। सबसे पहला क्या अप्रूव करा है? न्यूक्लियर सबमरीन, एक न्यूक्लियर सबमरीन बनाया जाएगा इंडिजीनियसली, जो कि बनेगा कहां पर? विशाखापट्टनम में, जहां पर शिप बिल्डिंग फैसिलिटी है। देन आफ्टर USA से AMQ-9B प्रेडेटर को इंपोर्ट करा जाएगा। क्लियर? ये कई सारे ISR भी याद रखना, क्लियर, मेंशन करने में काम में जाएगा। चलते अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। देखो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है अपने इंडिया में। क्या बनने जा रहा है? वर्ल्ड बिगेस्ट हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है इंडिया में। और देखो आप कैसा बनेगा, नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम। कितना बड़ा म्यूजियम बनने जा रहा है, एक मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स। पर ये बनेगा कहां पर सर? तो ये बनेगा दोस्तों लोथल में। सर लोथल क्या है? ये क्या है सर लोथल? ये है गुजरात में। गुजरात की एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है। क्लियर? इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसको हिंदी में शायद मुझे नहीं पता, शायद हिंदी भूल गया मैं, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पन, जहाँ आपने हड़प्पा कल्चर तो सुना होगा, हड़प्पा कल्चर। तो हड़प्पा जो कल्चर है, ये हड़प्पा एक अलग साइड है और लोथल एक अलग साइड है, जो कि गुजरात में है। और ये पोर्ट सिटी है। क्या है दोस्तों? इट इज अ पोर्ट सिटी। क्या है? पोर्ट सिटी थी लोथल में। क्लियर? हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और ये कितनी पुरानी है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये है लोथल कब की साइड है? 2200 BC। देख रहे हो आप, 2200 BC पुरानी है लोथल साइड। क्या है? 2200 BC पुरानी है लोथल साइड। तो ये पोर्ट सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। और ये साउथर्न मोस्ट, वन ऑफ द साउथर्न मोस्ट साइड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट इज अ वन ऑफ साउथर्न साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या है? वन ऑफ द साउथर्न साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप पूरी तरह समझ होंगे लोथल। अब इसमें होगा क्या, इस म्यूजियम में क्या दिखाया जाएगा? तो दोस्तों इस म्यूजियम में क्या है? 4500 वी कैन से ईयर अगो मैरीटाइम या हेरिटेज शोकेस करे जाएंगे। क्या करे जाएंगे? 4500 साल पुराने जो हेरिटेज हैं उनको शोकेस कराया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा। और इसमें एक लाइट हाउस म्यूजियम भी होगा। क्या होगा? लाइट हाउस म्यूजियम। देख रहे हो इंडिया में कितना जबरदस्त म्यूजियम बनने जा रहा है। ये लाइट हाउस म्यूजियम भी होगा इसके अंदर, जो कि 5 डायमेंशनल होगा, मीन्स 5D होगा, 3D नहीं, ना ही 4D। ये होगा 5 डायमेंशनल होगा। देख रहे हो आप, तो कितना बड़ा अचीवमेंट है। इंडिया में ऐसा म्यूजियम बनने जा रहा है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। और ये हेरिटेज जो भी है 45 साल पुराने मैरीटाइम हेरिटेज को शोकेस करेगा। और इसमें लाइट हाउस म्यूजियम भी होगा जो कि 5 डायमेंशनल होगा। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ बनने जा रहा है। क्लियर? मेंशन कर जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट मुर्मू विल विजिट अल्जेरिया, मलावी और मोरिटाना। क्या है दोस्तों कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू मैम, ये अफ्रीका की 3 कंट्री में जाने वाली हैं। अफ्रीका की 3 कंट्री में जाने वाली हैं।
अफ्रीका कॉन्टिनेंट की 3 कंट्री में जाने वाली हैं। कौन कौन सी? एक जाने वाली है अल्जेरिया, दूसरी मलावी, तीसरी मॉरिटानिया। ये इन कंट्रियों में जाएंगी और इन कंट्रियों में क्या क्या डिस्कस किया जाएगा। देखो अभी मैं आपको सिर्फ ओनली थोड़ा बहुत बता देता हूँ, क्योंकि जब जाएंगी तब अपन को रियलिटी पता चलेगी क्या डिस्कस हुआ है, बट थोड़ा ऊपर ऊपर का मैं बता देता हूँ कि क्या क्या डिस्कस कर सकती हैं। तो देखो अल्जेरिया में ये इंडिया और अल्जेरिया इकोनॉमिक फोरम को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगी? इकोनॉमिक फोरम को रिप्रेजेंट करेंगी, इंडिया और अल्जेरिया इकोनॉमिक फोरम को। क्लियर क्लियर। देन आफ्टर मॉरिटानिया, ये अफ्रीकन कंट्री है और यहां पर रिप्रेजेंट करेंगी इंडियन पीपल। जो भी इंडियन पीपल वहां पर रह रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगी। और यहां पर इंडियन पीपल 150 इंडियन लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? 150 इंडियन यहां पर अभी रहते हैं। कौन से? मॉरिटानिया कंट्री, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है। और तो याद रखना प्रेसिडेंट मुर्मू मैम 3 कंट्री, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की 3 कंट्री में जाने वाली हैं। पहली अल्जेरिया, दूसरी है मलावी और तीसरी है मॉरिटानिया। क्लियर। अब जाएंगी, क्या क्या डिस्कस होगा तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा, बेफिक्र रहिए, इतना आप याद रखना। ठीक है, जाने वाली है ये मुझे बताना है आपको। क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बाइनोमियल लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। देखो दोस्तों, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट आ गई है और किसने निकाली है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने। और ये बाई एनुअल है, मीन्स 2 साल में एक बार निकलती है। 2 ईयर में 1 टाइम, मीन्स 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट आती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। क्या है? लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट ये आती है और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की ये रिपोर्ट है और साल में 2 साल में एक बार आती है। अब इसमें बताया गया जाता है, इस रिपोर्ट में इसमें बताया जाता है जो कि लिविंग जो भी है वी कैन से वाइल्ड लाइफ है वो कितना रिड्यूस हो गया है, वी कैन से कितना डिप्लीट हो गया है। तो ये बताया जाता है, इस रिपोर्ट में बोला गया है कि 73% ऑफ वाइल्ड लाइफ रिड्यूस इन 50 ईयर। क्या बोला गया है कि 50 साल में 73% वाइल्ड लाइफ रिड्यूस हो गया है। कितना रिड्यूस हो गया है? 73%। याद रखना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेंशन करके आओगे 50 साल के अंदर 73% वाइल्ड लाइफ रिड्यूस हो गया है, खत्म हो गया है 73%। देख रहे हो आप, 100 में से 73% रिड्यूस हो गया है, मीन्स बचा कितना है? सिर्फ ओनली 27%। वाइल्ड लाइफ सिर्फ ओनली 27 बचा हुआ है और 73% वाइल्ड लाइफ रिड्यूस हो गया है इन 50 ईयर। तो इस रिपोर्ट को याद रखना, इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने रिपोर्ट निकाली है। जो बाई एनुअल रिपोर्ट आती है जिसका नाम है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। इसमें बोला गया है कि 50 साल के अंदर 73% वाइल्ड लाइफ रिड्यूस हो गया है। क्या हो गया है? 73% वाइल्ड लाइफ रिड्यूस हो गया है। और इंडिया में 3 वल्चर खत्म हो गए। कौन कौन से? देखो ये खत्म होते जा रहा है 3 वल्चर, 3 वल्चर, 3 वल्चर। कौन कौन से? सबसे पहला है वी कैन से वाइट रैम्ड वल्चर, तीसरा इंडियन वल्चर और तीसरा है स्लेंडर बिल्ड वल्चर। क्लियर? इतना आप याद रखोगे, व्हाइट रेम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर और स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ये तीनों रिड्यूस होते जा रहे हैं इंडिया में। क्लियर? खत्म होते जा रहे हैं। और अब क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा रिडक्शन कहां पर आया है, किस वी कैन से किस एरिया में सबसे ज्यादा रिडक्शन आया है।
तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन आया है फ्रेश वाटर लाइफ में। किसमें? जो फ्रेश वाटर की लाइफ है इसमें सबसे ज़्यादा रिडक्शन आया है। कितना रिडक्शन आया है? इसमें आया है दोस्तों 85%। कितना? 85%। फॉलोड बाई टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, टेरेस्ट्रियल एरिया, इसमें कितना आया रिडक्शन? 59%। कितना आया है? 59%। तो याद रखोगे फॉलोड बाई मैरिन, क्या है? मैरिन इकोसिस्टम। वी कैन से सबसे पहले फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में जिसमें सबसे ज्यादा रिडक्शन हुआ 85%, देन आफ्टर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, फॉलोड बाई टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड फॉलोड बाई मैरिन इकोसिस्टम। क्लियर? याद रखोगे, ये पूरा आपको याद रखना है, मेंशन करके आना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट आई है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, जिसमें बोला गया है कि 50 साल के अंदर वी कैन से 73% वाइल्ड लाइफ रिडक्शन हो गया है इंडिया में। क्लियर? इंडिया में नहीं, सॉरी, वर्ल्ड में। क्लियर? और इसका आप जानेंगे मेजर फैक्टर क्या है मेजर फैक्टर क्या है, किस चीज के कारण इतना रिडक्शन हुआ है। तो पहला मेजर फैक्टर है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। वी कैन से दूसरा है इन्वेजिव स्पीसीज। वी कैन से जो इन्वेजन स्पीसीज है ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन क्या है? क्लाइमेट चेंज। क्या है दोस्तों? क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द रीजन। देन आफ्टर पॉल्यूशन वी कैन से हाई पॉपुलेशन का बढ़ना। क्लियर? देन आफ्टर नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। क्या है? डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो अ मेजर रीजन to deplete the 73% population of the wildlife as per the report of the Living Planet report which is published biannually by World Wildlife Fund. क्लियर? इतना याद रखना, मेंशन करके आ जाना जो मैंने बताया है। चलते अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। देखो, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या होता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि इंडिया को इससे जो ड्यूटी लग रही है इसकी क्या दिक्कत आ रही है इंडिया को, और क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म? ये यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक वी कैन से ड्यूटी निकाली थी। किसकी? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये क्या करेगी? ये ड्यूटी लगाई जाएगी उन प्रोडक्ट पर जो कि इंपोर्ट करे जाएंगे जो कि कार्बन इमिशन करते हैं। क्या करते हैं? जो कि प्रोडक्ट जैसे स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, ईटीसी जो कि कार्बन को इमिशन बढ़ाते हैं, उन पर ड्यूटी लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी? ड्यूटी लगाई जाएगी एज पर दी बिल पास बाय द यूरोपियन यूनियन, दैट इज नेम ऑफ द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। क्या नाम है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये निकाला था 2023 में। क्या निकाला था? 2023 में ये बिल पास करा था यूरोपियन पार्लियामेंट ने, और बोला गया कि यूरोपियन में जो भी वी कैन से कार्बन इमिशन प्रोडक्ट इंपोर्ट करा जाता है तो उस पर ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसको नाम दे दिया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। क्या दे दिया? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। और 2026 में ये फुल फोर्स में आ जाएगा। क्लियर? अब इंडिया को इससे प्रॉब्लम हो रही है। क्या हो रहा है? इंडिया को इससे प्रॉब्लम हो रही है। इंडिया को क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखो, इंडिया जानते हो आप स्टील प्रोड्यूसर है। इंडिया इज अ स्टील प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ स्टील। और हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी डिस्कस किया जा रहा है। क्या करा जा रहा है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब अगर ये टैक्स और ड्यूटी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगेगा तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे सरफेस में आएगा, कैसे पिक्चर में आएगा, ये सबसे बड़ा रीजन बनता है। तो इसके लिए जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के निर्मला सीतारमण मैम, उन्होंने बोला है कि यूरोप बहुत गलत कर रही है। ये बिल पास करके यूरोपियन पार्लियामेंट में 2023 में बिल पास करा था कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इससे इंडिया को लॉस होगा।
इंडिया को बड़ा ही लॉस होना है इससे। तो ये बोला गया है कि एफटीए को अगर पिक्चर में लाना है तो आपको ये इंडिया के लिए हटाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के जो स्टील है, एल्यूमिनियम है, इस पर बिना वजह की ड्यूटी लग रही है और फिर इंडिया कुछ एक्शन मिलेगी, डब्ल्यूटीओ में भी जा सकती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जा सकती है इसके खिलाफ। क्लियर। तो इसी के साथ 10 अक्टूबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।